अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला लोगी तो कभी भी फिर हमसे बात मत करना और कभी भी इस घर की तरफ आने की कोशिश मत करना। लड़की पर इश्क का जुनून सवार था, लड़की ने फ़ैसला कर लिया था, उसके साथ जिएगी, उसी के साथ रहेगी, उसी से प्यार करेगी, उसी के साथ ज़िंदगी बिताएगी। अब इस तरह की बात आती है तो फिर लड़की आखिरकार फ़ैसला ले लेती है, अपने घर वालों के खिलाफ़, अपने परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ़ शादी कर फ़ैसला कर लेती है और जाकर लव मैरिज कर लेती है। वक्त का पहिया जब आगे बढ़ता है तो कुछ दिनों बाद पता चलता है कि एक कत्ल होता है, वो भी बहुत भयानक रूप में। कत्ल भी ऐसा कि बिल्कुल 7 टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस कत्ल के पीछे की वजह क्या थी, किसने कत्ल किया था और कत्ल किसका हुआ था, आज इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने और समझने की कोशिश करते हैं। यह सच्ची घटना राजधानी दिल्ली के जो दक्षिण पूर्वी दिल्ली है उसी का एक थाना लगता है सरिता विहार। सरिता विहार में एक हाजी कॉलोनी और हाजी कॉलोनी में कुछ हिस्से में कूड़ा करकट वगैरह पड़ा रहता है। सुबह सुबह का वक्त था और यह तारीख आती है 21 जून 2018। सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 2 बच्चे होते हैं जो कबाड़ा बीनते हैं। उनकी नज़र एक ही बॉक्स पे पड़ जाती है जो कार्टून का बॉक्स होता है। उस बॉक्स पर जैसे ही नज़र पड़ती है तो दोनों में रेस लगती है कि पहले कौन उस कार्टून को पकड़ेगा। आखिरकार दोनों बच्चे साथ साथ दौड़ रहे थे। एक बच्चे जो बड़ा होता है, ताकतवर था, उसने कार्टून को अपने कब्जे में ले लिया। कार्टून थोड़ा भारी होता है। इसके बाद उन लड़कों ने एक दूसरे ने देखा, ये मेरा कार्टून है, इस तरह की बात आती है। दोनों में कहासुनी हो जाती है। कहासुनी इस बात पर थी, जो ताकतवर था उसने कार्टून को कब्जे पर लिया और जो हल्का था उसकी नज़र पहले पड़ी थी, लेकिन उसको कब्जा नहीं मिल रहा था। दोनों ही आपस में जिद करने लगते हैं। दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है। इस बीच में दोनों फैसला करते हैं कि ठीक है, खोल कर देखते हैं इसके अंदर क्या है। और जैसे ही कार्टून को खोल कर देखा जाता है तो उसके अंदर से एक इंसान का सर निकलता है। यानी इंसान यानी कि महिला का सर था। उसके बड़े बड़े बाल थे। उन बालों को देखने के बाद, उस चेहरे को देखने के बाद, जिसको पूरी तरह बिगाड़ दिया गया था, ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से एक के बाद एक कई बार मारा गया हो। जैसे ही इन बच्चों ने उस सिर को देखा, सिर को देखने के बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। अभी तक जो उनमें जिद लगी हुई थी कौन इस कार्टून को बॉक्स के अपने कब्जे में ले, और अब उनमें जिद लगी होती है कि हम इससे पास नहीं जाना, हमें दूर रहना है। वो इतना डर जाते हैं, इतना भयभीत हो जाते हैं कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। उनके रोने की, उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ जो थी, आसपास के राहगीर थे, आसपास के लोग जो गुजर रहे थे, उन लोगों की नज़र पड़ जाती है और तुरंत ही उन बच्चों के पास आके पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। जब बच्चे पूरी कहानी बयां करते हैं उसके बाद जो वो व्यक्ति होता है थोड़ा समझदार होता है, आसपास के लोगों को यह सूचना देता है और साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम में वो फ़ोन करके कहता है कि, और पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करने के बाद कहता है कि साहब, सरिता विहार पुलिस स्टेशन के एरिया में आने वाली एक कॉलोनी है जो कि दिल्ली में एक झाकीर जमिया है। जमिया के पास में एक कॉलोनी लगती है, आपको यहाँ आना चाहिए। जैसे ही पीसीआर को सूचना मिलती है, पीसीआर के साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुँच जाती है। अब चाहे फॉरेंसिक टीम हो, डॉग स्क्वाड हो या सब टीम हो, ये सब वो पहुँच जाते हैं। थानेदार पहुँच जाते हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं मौके पर आ जाते हैं। और जैसे ही मौके पर आते हैं, आने के बाद फिर ये देखने की कोशिश कर रहे थे, इन लाश की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे थे। उस बॉक्स को खोला जाता है। बॉक्स के अंदर कुछ हिस्सा मिल जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा गायब था। अब डॉग स्क्वाड की मदद से जब देखा जाता है तो काले रंग का एक थैला होता है। थैले के अंदर बाकी के हिस्से थे, यानी कि सर अलग, पैर अलग, धड़ अलग। यह बाकी शरीर के जो हिस्से थे उन्हें 7 टुकड़ों में काटा गया था और उन्हें आराम से एक जगह पैक कर दिया गया था। यह लाश किसकी थी, यही पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। इसके लिए पुलिस ने एक टीम गठित कर दी और जो टीम गठित करने के बाद जो आसपास के इलाके, चाहे वो जमुना पार हो, चाहे वो सरिता विहार हो या फिर जमिया हो, इस इलाके में सैकड़ों से ज़्यादा लोगों के पास जाया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही। पुलिस परेशान हो जाती है। इसके बाद फिर पुलिस ने वायरलेस कर दिया। दिल्ली के हर एक थाने में ये सूचना दी जाती है कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के आसपास रही होगी, जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। उसने कपड़े को भी दिखाया जाता है और सब जगह सूचना दी जाती है। अब दिल्ली के जो एनसीआर का इलाका है, चाहे वो आसपास के जो प्रदेश लगते हैं, उन प्रदेशों को भी यह सूचना दी जाती है। बताया जाता है कि एक लाश मिलती है और इस तरह के एक शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी ने भी उस लाश पर दावा पेश करने की कोशिश नहीं की आखिरकार लाश किसकी है। पुलिस के लिए 24 घंटे से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका था, लेकिन अब यही
पता नहीं चल पा रहा था कि लाश किसकी है, तो कातिल कौन है और कत्ल के पीछे का मकसद क्या है, वो कैसा पता चलेगा। पुलिस ने एक बार फिर उस जगह को देखना शुरू किया। अचानक ही पुलिस की नज़र पड़ जाती है उस बॉक्स पर, जो कार्टून का बॉक्स था। उस बॉक्स पर एक एड्रेस लिखा हुआ था और एड्रेस था गुरुग्राम के एक जगह का। उसमें लिखा था मूवर्स एंड पैकर्स कंपनी। अब पुलिस ने जब इसे देखा, इसे देखने के बाद थोड़ा सा लगता है कि एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट की मदद से यह पता चलता है कि पहले उसका गला दबाया गया, उसके बाद उसको एक धारदार हथियार से उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े किए गए। पुलिस की टीम में इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, इंस्पेक्टर राम निवास और सब इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर और साथ ही नरेंद्र नागर, ये 4 लोगों की टीम, 4 ऑफिसर की टीम होती है। सीधा गुरुग्राम पहुंचती है। गुरुग्राम में यह मूवर्स एंड पैकर्स कंपनी में जाने के बाद उस बॉक्स का जो फ़ोटो था वो दिखाया जाता है। जब फ़ोटो दिखाया जाता है तो वो कंपनी वाले कहने लगते हैं कि साहब इतने सारे हमारे पास कुरियर्स आते हैं, हम इतने सारे कुरियर्स आगे भेजते हैं, अब कैसा पता चलेगा। लेकिन पुलिस ने जब अपना तरीका अपनाया और उस कंपनी से सख्ती से बातचीत करने की कोशिश की, तब उन्होंने बताया कि साहब हाँ, एक ऐसा है, कुछ जानकारी याद आ रही है। जब सारे पेपर्स को खंगाला जाता है तो कुछ जानकारी निकल कर आती है। दिसंबर 2017 की बात है। यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ दुबई है। दुबई शहर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर एक शहर लगता है जिसका नाम है शाहजहाँ। शाहजहाँ से यह एक कार्टून के कई सारे बॉक्स थे। कई सारे बॉक्स उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ में यहाँ पहुँचाए जाते हैं जावेद अख्तर के नाम पर। और जैसे ही यह पता चलता है उसके बाद फिर उस कार्टून वाले को, कोरियर वाले को तो वहीं छोड़ दिया जाता है। पुलिस की टीम सीधा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पहुंच जाती है और अलीगढ़ में पहुंचते ही जावेद अख्तर के घर पर, और जैसे ही जावेद अख्तर के घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, जावेद अख्तर निकल के आता है। उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। कहता है कि साहब मेरा नाम जावेद अख्तर है। तो जावेद अख्तर को फ़ोटो दिखाया जाता है बॉक्स का, और फ़ोटो देखते ही कहता है कि साहब ये फ़ोटो मेरे घर में आए हुए कार्टून के ही बॉक्स का है। तो जब पुलिस ने कहा है कि शायद उसे कुछ राहत मिलने वाली है, अब पुलिस के लिए मंजिल आसान होने लगती है। लेकिन इतना आसान नहीं था। अब पुलिस ने जब जावेद अख्तर, ऐसा पूछा जाता है कि यह बॉक्स तुम कब कहाँ, तो उसने कहा कि साहब मैं यूएई यानी कि शाहजहाँ में नौकरी किया करता था, लेकिन 2017 दिसंबर का महीना था, वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना सामान पैक करने के बाद उस कोरियर कंपनी की मदद लेकर वापस चलता हूँ। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये बॉक्स कहाँ पर है, तो वो कहता है कि बॉक्स हमारी नौकरानी लेकर चली गई है। अब जब पुलिस को नौकरानी का एड्रेस मिलता है तो पुलिस उस नौकरानी के घर पर जाया जाता है। अब पुलिस घर पे जाती है तो नौकरानी कहती है कि साहब मैंने तो सिर्फ 3 बॉक्स लिए थे और तीनों के 3 बॉक्स मेरे घर पर रखे हुए हैं। अब पुलिस वाले खुद परेशान हो जाते हैं कि तीनों बॉक्स उसने लिए हैं, तीनों के तीनों बॉक्स उसके पास है, तो फिर वो वाला बॉक्स वहाँ कैसे पहुँचा दिल्ली में। बात अलीगढ़ में हो रही है और जो बॉक्स है वो दिल्ली के इलाकों में मिल जाता है, सरिता विहार कॉलोनी के आसपास, थाने के आसपास। अब इसके बाद फिर से जावेद अख्तर के पास पहुंचती है और जावेद अख्तर से जब सख्ती से बात करने लगती है तो जावेद अख्तर कहता है कि साहब हाँ, मुझे याद आ रहा है, मेरा एक और घर है दिल्ली में के शाहीन बाग में, मेरा एक फ्लैट है और फ्लैट में हाँ मैं एक बॉक्स लेके गए थे, वो बॉक्स वहीं पर रखा हुआ था। जैसे ही इस तरह की बात आती है तो पुलिस वाले उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी में बिठाने के बाद सीधा दिल्ली उसको जो शाहीन बाग के जहाँ उसका फ्लैट होता है उस फ्लैट पर लेके आते हैं। और फ्लैट पे लाने के बाद क्या देखते हैं, उस फ्लैट पे ताला लगा हुआ है। वो एकदम कहता है कि साहब ये फ्लैट तो मैंने किराए पे दे रखा है। जब बात किराए पे देने वाली बात आती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने वहाँ क्यों नहीं बताया, कि साहब आपने सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे तो मैं कैसे बताता। अब ऐसी स्थिति में पुलिस वाले उसे दरवाजे के पीछे जो भी व्यक्ति था, यानी कि वहाँ पर किराएदार रहता था और किराएदार का नाम होता है साजिद अली अंसारी, जो कि बिहार के चंपारण का रहने वाला होता है, पेशे से इंजीनियर होता है। उसकी उम्र लगभग 26 के आसपास होती है। जब उसके बारे में पूछा जाता है, चाबी के बारे में पूछा जाता है, तो अक्सर कई बार जब घर का यहाँ के लोग ताला लगा के जाते हैं या फिर कोई मकान किसी को किराए पे दिया जाता है तो चाबी नीचे धोबी जो प्रेस करने वाला होता है उस प्रेस करने वाले पास रखी जाती है। उसने कहा चाबी मेरे पास रखी हुई है, लेकिन 22 जून 2018 को वो रूम की चाबी देकर चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ यहाँ से दूर जा रहा हूँ, कहीं अलग जा रहा हूँ। अब उस प्रेस वाले ने यह साजिद से पूछने की कोशिश की तो साजिद ने कहा है कि अब नई जगह है, नया ठिकाना है, पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, फ़िलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए और मुश्किलें बढ़ जाती है कि साजिद एक ऐसा सस्पेक्ट था जो पुलिस की मदद कर सकता था, लेकिन साजिद का कोई नंबर नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं, उसका कोई मोबाइल नंबर नहीं। आखिरकार करे तो पुलिस क्या करे।
पुलिस ने इस शाहीन बाग के जितने के आसपास के एरिया थे, जो पुलिस के मुखबिर थे, उन मुखबिरी को पुलिस ने अलर्ट कर दिया। और जैसे ही पुलिस ने इन मुखबिर को अलर्ट करती है तो उसके बाद पुलिस को एक थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन तारीख है 25 जून 2018, सुबह सुबह का वक्त होता है। पुलिस के पास सूचना पहुंचती है कि साहब, जिसको आप तलाश कर रहे हैं वह तो नहीं है, लेकिन उसका भाई है। भाई का नाम है हसमत, और जो हसमत अंसारी है दरअसल एक कंपनी में काम करता है। इस कंपनी में वो एक NGO में काम करता है, एजेंट के रूप में काम करता है। आपको उसके पास जाना चाहिए, वो अपने भाई साजिद का एड्रेस दे देगा, पता दे देगा। और जब इस तरह की बात आती है तो इस तरह की बात आने के बाद पुलिस वाले सीधा हसमत के घर पहुंचते हैं, और घर का जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है, मुखबिर भी पुलिस के साथ होता है। अब ऐसी स्थिति में देखा क्या जाता है कि सामने दरवाज़ा खोलता है वो कोई और नहीं बल्कि साजिद अली अंसारी ही दरवाज़ा खोलती है। पुलिस ने तुरंत उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उससे कहा कि जो भी हम पूछेंगे सही सही अगर तुम जवाब दोगे तो ठीक है, अगर तुमने इधर उधर की बातें करने की कोशिश की तो पुलिस पहले से ही परेशान हो चुकी है, तुम्हें सख्ती से पेश आएगी। पुलिस ने उसे बिठाने के बाद उससे बातचीत करना शुरू कर दिया, और बातचीत करने के बाद उसने सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि तुमने कमरा अचानक से क्यों छोड़ा। वो कहता है कि साहब, वहाँ तो मुझे छोड़ना ही था, यह तो एक इत्तेफाक हो गया है कि आप मुझे ढूंढते हुए चले आए। उसने कहा कि जो भी बात है सही सही बताओ। तो जब वो बात थी, सही सही बताने वाली बात आती है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। तो वो कहता है कि साहब, मेरी पत्नी है, 2 बच्चियां हैं, एक बेटी लगभग 1.5 साल के आसपास की है, एक बेटी 2.5 साल के आसपास की है। जब पुलिस वाले ने उससे बातचीत की तो कहा तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तो वो कहता है पत्नी सामने नहीं ला सका, और पत्नी को सामने नहीं ला सका तो यहीं से उसकी कहानी शुरू हो जाती है। दरअसल वो बॉक्स के अंदर उसकी पत्नी ही पैक थी 7 टुकड़ों में। उनसे पूछा जाता है कि कब, क्या, कैसे तुम। उसने कहानी सुननी शुरू की। वो कहता है कि साहब, वो चंपारण में रहता था और ये लड़की बिहार के छपरा में रहती थी। एक दिन अचानक फ़ोन से मिस कॉल लग गई, और जैसे ही फ़ोन से मिस कॉल लगती है तब हम दोनों के बीच की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। वो लड़की मनोविज्ञान में ऑनर्स का कोर्स कर रही थी और ग्रेजुएट किया हुआ था, और ये उस वक्त इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। ये दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। उसने उससे शादी कर ली। ये लड़का गरीब परिवार का था, जो लड़की है वो अमीर परिवार के करोड़पति फैमिली की लड़की है। अब ऐसी स्थिति में उस लड़की ने जब अपने परिवार वालों से बातचीत की तो परिवार वालों ने शादी के लिए तैयार नहीं थे, और साल 2014 में ये दोनों मिलने के बाद फैसला करते हैं शादी कर लेते हैं, और साल 2016 में बिहार से सीधा दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं और शाहीन बाग में आकर रहना शुरू कर देते हैं। ये वो लगातार नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, और जैसे तैसे मजदूरी करके ये जो भी छोटा मोटा काम करते थे उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करने की कोशिश कर रहा था। पहली बेटी पैदा होती है, फिर दूसरा बच्चा भी बेटी पैदा होती है। एक तरफ 2 बेटियां पैदा हो जाती है, तभी दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन लगी रहती है। दूसरी तरफ काम नहीं चल रहा है तो घर में खर्च नहीं चल पा रहा है। उधर जो लड़की है जिसका नाम जूही है, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास है, जूही एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। पहले वो अमीरी में जीवन जिया करती थी, उसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ गरीबी में जीवन जी रही थी। तो वो जीवन था उसे परेशान कर रहा था, और इसी बात को देखते हुए दोनों में अक्सर झगड़ा रहता था। झगड़ा कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता था। पति पत्नी जब झगड़ा बढ़ने लगता था तो पति ने अपने पत्नी से बात करना तो कम कर दिया। एक बार फिर से उसके नंबर पर मिस कॉल लग जाती है, और वो लड़की थी बिहार के चंपारण की रहने वाली। अब उस लड़की से भी बातचीत कर रहा था, साथ ही साथ चैटिंग भी कर रहा था, और उसके साथ वीडियो कॉल भी कर रहा था। एक दिन उसकी पत्नी को यह बात पता चल जाती है, यानी कि जूही को जैसे ही पता चलती है साजिश का, से वो फिर झगड़ा करने लगती है। खूब झगड़ा होता है, फसाद होता है, और यह तारीख आ जाती है 20 और 21 जून 2018 की रात। लगभग 10:30 बजे के आसपास के ये बातचीत कर रहे थे, और इसी से बीच उसकी जो पत्नी जूही ने विरोध किया, दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। वो लड़की चिल्लाने लगती है कि जूही जब चिल्लाने लगती है तो वो उसका गला पकड़ लेता है। उससे कहता है कि चिल्लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और वो तब तक उसका गले को दबा के रखता है, तब तक वो बिल्कुल शांत नहीं हो जाती। जैसे ही जूही का दम घुट जाता है वो मर जाती है, उसकी सांसें एकदम थम जाती हैं, वो ज़मीन पे पड़ जाती है और बेसुध हो जाती है। उसके बाद फिर उसमें शरीर की कुछ जान नहीं थी। अब ऐसी स्थिति में साजिद एकदम से घबरा जाता है, कांपने लगता है, बैठ जाता है कि करूँ तो करूँ क्या। तभी वो अपने भाई जो कि पास ही वाले रूम में रहता है, उस भाई
है जिसका नाम है इश्तियाक। उसके पास जाता है और उसको पूरी कहानी बताता है। भाई कहता है टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करो। एक काम करते हैं, इसको पहले हम बाथरूम की तरफ लेके जाते हैं। यदि हम इतनी बड़ी लाश को कहीं लेकर निकलेंगे तो नज़रों में आएंगे, इसके लिए हम इसको छोटे छोटे हिस्से करने पड़ेंगे। और यह बाथरूम में लेके जाते हैं। पहले शरीर में कुछ कट लगाए जाते हैं ऐसे हिस्सों में जहाँ से जो ब्लड है वह निकल सके और ब्लड बिल्कुल यह शरीर बिल्कुल सूख सके। अब उन्होंने थोड़ा आराम करते हैं और आराम करने के बाद इस बीच में अचानक जो दोनों बच्चियाँ होती है वो दोनों बच्चियाँ जाग जाती है। और जैसे ही दोनों लड़कियां जाग जाती है वो रोने लगती है। एक 1.5 साल की बच्ची और एक 2.5 साल की बच्ची खूब ज़ोर ज़ोर से रोती है, चीख रही थी। अब उन दोनों ने किसी तरकीब से बच्चों को शांत किया। शांत करने के बाद इसके बाद फिर से बाथरूम पहुंचते हैं और बाथरूम जाने के बाद उस लाश के लगभग 7 टुकड़े कर देते हैं। अब 7 टुकड़ों को कैसे रखें, कहाँ ना रखें, उनके पास जो भी उस वक्त अवेलेबल सामान था उन सामान को, उन कपड़ों को लपेटते हैं। और लपेटने के बाद फिर उनके पास एक बॉक्स होता है जो रखा हुआ था, जो मकान मालिक का बॉक्स होता है और फ्लैट के मालिक का था। उस बॉक्स को लेके आते हैं तो जो भी हिस्सा उस बॉक्स में आता है वो इसमें पैक कर देते हैं। बाकी का जो हिस्सा होता है काले रंग के थैला होता है, बाकी का हिस्सा उस काले रंग के बैग में पैक कर देते हैं। उनके पास सिर्फ बाइक थी और बाइक से वो कैसे कहाँ कैसे ठिकाने लगाए। बच्चे लगातार रो रहे थे तो ऐसी स्थिति में उन्होंने याद आता है अपने सबसे बड़े भाई जिसका नाम हस्मत अली अंसारी होता है। हस्मत अली अंसारी के पास जाते हैं और जाने के बाद अभी तक जो भी घर में हुआ वो पूरा का पूरा वाक्य उन्हें सुनाया जाता है। हस्मत अली अंसारी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो कि लक्ष्मी नगर में रहता है, उसके पास एक मारुति कार है, मैं जाकर कार लेके आता हूँ। अब वो सीधा वहाँ जाता है, रात में ही कार लेके आता है। कार लाने के बाद जो लाश के टुकड़े थे वो 2 हिस्सों में रखे हुए थे, एक काले रंग के थैले में और एक बॉक्स में। उन्हें गाड़ी के अंदर रखा जाता है। गाड़ी यहाँ से शाहीन बाग दिल्ली से सीधा लेके जाया जाता है सरिता विहार कॉलोनी की तरफ, उसके थाने की तरफ। और वहाँ जाने के बाद जमिया के पास एक हाजी कॉलोनी होती है, वहाँ जाकर उस कूड़े के ढेर में जाकर उस बॉक्स को भी और उस थैले को भी फेंक दिया जाता है। ये सोचकर क्योंकि लड़की के परिवार ने रिश्ता ख़त्म कर दिया है, वो कभी उस लड़की के संपर्क नहीं करते थे। शादी को कई साल हो चुके थे, उसके बावजूद भी उसका फ़ोन नहीं आया। और यही सोच के साजिद अली ने सोचा कि शायद इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, कभी भी इसके घर वाले इसके पास नहीं आएंगे, इससे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि कत्ल करने वाला चाहे कितने भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती ज़रूर करते हैं और वो गलती करता है। एक बॉक्स में कोरियर का एड्रेस था, कोरियर कंपनी का, और कोरियर कंपनी में वह एड्रेस था जिसके पास वह कोरियर पहुंचे थे। और उसके पास वह एड्रेस था जहां उसका फ्लैट था, और फ्लैट वाले के पास वो एड्रेस था जिसने कत्ल किया था। और पुलिस ने इस तरह से चेन बनाई, कड़िया को आपस में जोड़ा और जोड़ने के बाद कातिल तक पहुंच जाती है। जो दोनों बच्चे, उन दोनों बच्चों को चंपारण में किसी रिश्तेदार के सुपुर्द कर दिया जाता है। और साथ ही जो तीनों भाई होते हैं, चाहे उसमें हसरत हो, क्योंकि हसमत ने उस बॉडी को ठिकाने लगवाने में मदद की थी, और इश्तियाक जो था उसने बॉडी को कई हिस्सों में टुकड़े करने में मदद की थी, और जो साजिद अली अंसारी होती है उसने पहले गला घोटा था और फिर बाद में बाकी सारा काम किया। पुलिस ने तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। साल 2018 यह बहुत चर्चित मामला है। यह हत्याकांड न केवल दिल्ली में बल्कि बिहार प्रदेश में बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन जाता है। और इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार जो कत्ल करने वाला है वो इतना शातिर कैसे हो सकता है। काश कि उन्होंने ध्यान अपने खाने कमाने पर लगाया होता, काश अपना ध्यान उसने नौकरी ढूंढने में लगाया होता, कत्ल करने में ना लगाया होता, तो शायद जो बाकी की ज़िंदगी है जो बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, न केवल तीनों भाइयों की बल्कि उन बच्चों की जिसमें कई इस मामले में कसूर नहीं है। 2.5 साल की बच्ची और 1 साल के आसपास का जो बच्ची है, कोई भी अपराध करने वाला ये सोचे कि मैं बच जाऊंगा तो वो किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता। इसलिए अपराध न करें, उसकी रोकथाम करें। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, साजिद को जो ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन चला जाता, अपनी पत्नी से तलाक ले लेता। उससे दूर जाने के बहुत सारे रास्ते वो अपना सकता था। न केवल उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की बल्कि एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अपनी दोनों बेटियों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। साथ ही अपने दोनों सगे भाइयों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिनकी जो पत्नियां होंगी, उनके जो बच्चे होंगे, उनकी भी ज़िंदगी ख़राब कर दी। उन्होंने समाज में कोई भी इस तरह का सम्मान नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।
तारीख थी 29 जुलाई साल 2026। एक लड़की सुबह करीब 7 बजे के आसपास अपनी मां को व्हाट्सएप के जरिए एक वीडियो भेजती है और फिर एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। इधर मां जब 7:20 पर उस वीडियो को देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत ही अपनी बेटी के नंबर पर कॉल करती है, लेकिन जब वह फ़ोन नहीं उठाती तो वह घबराकर उसके पति, ननंद और सास के पास फ़ोन करती है, पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। करीब 8:15 पर उनके पास ससुराल की तरफ से फ़ोन आता है जिसमें कुछ ऐसा कहा जाता है कि उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन ऐसा क्या कहा गया, यह जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वक्त आप जो स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, इस लड़की का नाम है सृष्टि कंडारी, जो अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रही थी। सृष्टि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर क्षेत्र के श्री कोटा गांव की रहने वाली थी। उसकी मां का नाम था सीमा कंडारी, जो एक अच्छी टीचर रह चुकी है। वहीं सृष्टि के पिता का नाम सुमेर सिंह कंडारी था और वह भी एक टीचर थे। इन दोनों की सृष्टि के अलावा 2 और बच्चे थे, जिनमें एक बेटा और एक बेटी है, यानी ये टोटल 3 भाई बहन थे। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन साल 2020 में नियति ने इस परिवार को एक ऐसा जख्म दिया जिससे वह कभी उभर नहीं पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में सृष्टि के पिता की अचानक डेथ हो गई, जिसकी वजह से पूरी फैमिली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सीमा कंडारी और सृष्टि के भाई बहन इस गहरे सदमे से पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी सृष्टि ने गजब की हिम्मत दिखाई। वो बिहेवियर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और समझदार लड़की थी। उसने अपनी माँ को गले लगाया, उनके आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए पूरे परिवार की ढाल बन गई। सृष्टि ने उसी दिन यह फैसला कर लिया था कि वह रोकर अपनी ज़िंदगी नहीं बिताएगी, बल्कि अपनी माँ का सबसे बड़ा सहारा बनेगी और अपने पिता का नाम रोशन करेगी। सृष्टि बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज और होनहार थी। घर के हालातों और पिता के जाने के गम के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई कभी रुकने नहीं दी। उसने दिन रात एक करके कड़ी मेहनत की और अपनी हायर एजुकेशन पूरी की। इसके बाद सृष्टि ने MSc और B.Ed की डिग्री हासिल की और सरकारी टीचर बनने के लिए जरूरी मानी जाने वाले एग्ज़ाम को भी पास कर लिया। इन डिग्रियों और अपनी काबिलियत के दम पर महज 25 साल की उम्र में सृष्टि का सिलेक्शन उत्तराखंड के टिहरी जिले के एक सरकारी स्कूल में टीचर की पोस्ट पर हो गया। जब इस बारे में सृष्टि ने अपनी फैमिली को बताया तो पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ सीमा कंडारी को अपनी बेटी पर बहुत प्राउड हो रहा था। उनके पति का नाम उनकी लाडली ने रोशन कर दिया। अब उनके दिल में बस एक ही ख्वाहिश बची थी कि सृष्टि अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाए और उसका घर बस जाए। इसी सिलसिले में उन्होंने लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। वह अपनी बेटी के लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती थी जो उसी की तरह पढ़ा लिखा हो और समझदार हो। इसी तलाश के दौरान सीमा को सौरव खत्री के बारे में पता चलता है। सौरव खत्री देहरादून के हर्रावाला का रहने वाला था, जिसकी उम्र 36 साल के आसपास थी और वह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद उत्तराखंड सचिवालय में प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर तैनात एक क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिसर था। वहीं उसकी फैमिली की बात करें तो सौरव के परिवार में उसके पिता, उसकी माँ परिवान देवी और एक बहन सुरभि खत्री उर्फ चारू थी। यह परिवार पूरे इलाके में एक जाना माना और रसूखदार परिवार था। देहरादून के पोर्श इलाके में हर्रावाले में उनका अपना एक शानदार आलीशान घर था, जिसमें ऐशो आराम की सारी फैसिलिटी मौजूद थी। जब सृष्टि की माँ को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि उनकी लाडली बेटी के लिए इससे बेहतर रिश्ता भला और क्या ही हो सकता है। एक तरफ सौरभ सचिवालय में इतनी बड़ी पोस्ट पर तैनात और बेहद पढ़ा लिखा था, तो दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी भी मेहनत के दम पर एक सरकारी स्कूल में लेक्चरर बन चुकी थी। दोनों की काबिलियत एक जैसी थी, इसलिए माँ सीमा कंडारी को पूरा भरोसा था कि इन दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट रहेगी और उनकी बेटी हमेशा खुशहाल ज़िंदगी जिएगी। इसी सोच के साथ उन्होंने सौरव की फैमिली से मुलाकात की और आपसी राजामंदी के बाद इन दोनों का रिश्ता तय कर दिया गया। इसके बाद घर में शादी की तैयारी बड़े ही ज़ोर शोर से शुरू हो गई। हर माँ की तरह सीमा कंडारी का भी यह सपना था कि भले ही अपने पति के जाने के बाद घर के हालात मुश्किल हो, लेकिन वह अपनी लाडली की बेटी की विदाई में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। आखिरकार नवंबर 2025 में वह खास दिन भी आ गया जब सृष्टि और सौरव खत्री की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ हो गई। इस शादी को यादगार बनाने के लिए सीमा कंडारी ने अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर खर्च किया था। अपनी कमाई
और जमा पूंजी को पानी की तरह बहाकर उन्होंने एक बेहद शानदार शादी की, ताकि एक रसूखदार और अमीर ससुराल में उनकी बेटी का सर हमेशा ऊंचा रहे और उससे कोई ताने न मिले। हालांकि सौरभ की फैमिली ने उनसे कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन फिर भी सीमा ने हर चीज़ अपनी बेटी को दी। खैर, शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद बड़ी धूमधाम के साथ सृष्टि को देहरादून के लिए हरवाला के लिए रवाना कर दिया गया। शुरुआत के दिन तो अच्छे भी थे, जैसे कि हर नई शादी में होते हैं। सृष्टि एक नई नवेली बहू के रूप में उस बड़े और आलीशान घर में घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी और अपनी सरकारी नौकरी भी संभाल रही थी। लेकिन धीरे धीरे इस घर की हकीकत सामने आने लगी और सब कुछ बदलने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के करीब 3 महीने बीते ही थे कि अचानक सौरभ की फैमिली एक बड़ी मुसीबत में आ गई। एक दिन सौरभ के पापा को अचानक हार्ट अटैक आ गया और उनकी तबीयत बिगड़ गई। पूरी परिवार जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचा और डॉक्टरों ने उन्हें बारीकी से देखा तो एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि सौरभ के पापा को कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी भी है। यह सुनते ही पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तरफ अचानक आया हार्ट अटैक और दूसरी तरफ कैंसर का पता चलना। इस दौरान झटके ने सबको अंदर से झंझोड़ दिया। कुछ ही दिनों पहले तक जो घर हंसी खुशी से चहक रहा था, वह अचानक उदासी और गम का माहौल छा गया। इस बेहद मुश्किल वक्त में सृष्टि पूरे परिवार को संभाल रही थी और उन्हें हिम्मत दे रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस परिवार को वो अपना मान रही है, वही उसकी अच्छाई को भुलाकर उसकी ज़िंदगी को नर्क बनाने वाला है। दरअसल सौरभ के पापा की सीरियस हालत को देखते हुए सौरभ और उसके घर वालों ने उनका बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया। लेकिन जब डॉक्टरों के इलाज से भी कोई खास सुधार नहीं दिख रहा था, तो वह अंधविश्वास के जाल में फंस गए। वह लोग उनकी बीमारी को ठीक कराने के लिए एक एक तांत्रिक के पास पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस तांत्रिक ने परिवार से कहा कि उनके घर में जो नई बहू आई है, उसके कदम घर के लिए अच्छे नहीं हैं। उसके आने के बाद से ही यह सारी बीमारियां शुरू हुई है। सृष्टि के ससुराल वाले दुनिया के सामने तो खुद को बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार दिखाते थे, लेकिन उस तांत्रिक की बातें सुनते ही उनका अंधविश्वास बाहर आ गया। उन्होंने बिना सोचे समझे तांत्रिक की उस मनगढ़ंत कहानी पर पूरा भरोसा कर लिया। उन्होंने ये मान लिया कि उनके पिता की बीमारी की वजह कोई मेडिकल प्रॉब्लम या कैंसर नहीं है, बल्कि इसके पीछे उनकी अपनी बहू सृष्टि का हाथ है। बस फिर क्या था, तांत्रिक के कहने पर उन लोगों ने सृष्टि को अपने घर में ही एक मुजरिम की तरह देखना शुरू कर दिया। उसे अशुभ महसूस और अपशगुन कहकर सरेआम टॉर्चर करने लग गए। घर की हर छोटी बड़ी परेशानी, यहाँ तक कि ससुर की गिरती सेहत के लिए भी सीधे सृष्टि को ही जिम्मेदार ठहराने लगे। जैसे कि आप इस वीडियो में सृष्टि के कजिन का स्टेटमेंट सुन सकते हैं। आपकी शादी हो चुकी है, आपको मनुष्य बोला जाए कि आपकी वजह से ये हुआ है, आपकी वजह से वो हुआ है, और जैसे जो थे वो थे 9 जनवरी में मेरे ख्याल से उनको वो आया था, अटैक आया था, उसका भी ब्लेम उस पर डाला जाए तो ये गलत चीज़ है। ऐसा बताया जाता है कि तांत्रिक की उस झूठी और अंधविश्वासी बातों को सच मानकर सृष्टि के ससुराल वालों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। एक पढ़ी लिखी सरकारी स्कूल की लेक्चरर जैसी इज्जतदार पोस्ट पर काम करने वाली एक लड़की को उसके अपने ही घर पर एक अपराधी की तरह सुलूक झेलना पड़ रहा था। लेकिन टॉर्चर की यह कहानी जुलाई 2026 में अपने सबसे खौफनाक और अंतिम मोड़ पर पहुंच गई। दरअसल जुलाई 2026 की मिडिल में डॉक्टरों की तमाम कोशिशों और लंबे इलाज के बाद आखिरकार सृष्टि के ससुर के हॉस्पिटल में ही जान चली गई। उनके जाने से पूरे परिवार सदमे और गुस्से में था। उन्होंने सृष्टि को इसके लिए कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया था और उनसे मनुष्य कहकर पुकारने लगे। यहाँ तक कि उसके हस्बैंड ने भी अपनी माँ और अपनी बहन को रोकने की कोशिश नहीं की। सृष्टि के परिवार का कहना है कि सौरभ भी उनकी बेटी के फेवर में एक शब्द नहीं बोलता था, बल्कि वह अपने परिवार का ही साथ दिया करता था। सृष्टि को अंतिम संस्कार की रस्मों से भी दूर रखा गया और उसे परिवार से अलग थलग जैसा फील कराया गया। लेकिन जिस लड़की ने इस परिवार को अपना समझा और अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी, उसी को ससुराल वालों ने पल भर में मनहूस ठहरा दिया। इस बेइज्जती ने सृष्टि के सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। लेकिन फिर भी टॉर्चर कम नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ससुर के चल बसने के बाद तो ससुराल वालों ने और उससे ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। सौरभ जो सचिवालय में इतनी बड़ी पोस्ट पर तैनात था, वह अपनी पत्नी को संभालने और हिम्मत देने के बजाय खुद ही अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर उस पर जुल्म ढा रहा था। सृष्टि को धमकियाँ दी जा रही थी और दहेज को लेकर भी ताने मारे जा रहे थे। सृष्टि को समझ में आ गया था कि वह चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इस घर के लोगों की सोच को वह कभी बदल नहीं पाएगी। उसका दम घुटने लगा था। वह चारों तरफ से अकेली पड़ चुकी थी और उसकी माँ और भाई देहरादून से दूर
पौड़ी गढ़वाला के श्रीनगर में थे। वह अपनी मां को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो गई तो सृष्टि ने अपनी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक फैसला लिया। लेकिन दुनिया को यह बताने के लिए एक हंसती खेलती लड़की को कैसे तिल तिल करके मारा गया, उसने अपने कांपते हाथों से मोबाइल का कैमरा ऑन किया। कैमरा ऑन होते ही सृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उस कांपती आवाज़ में एक दर्द और सच्चाई थी। उसने रोते हुए वीडियो रिकॉर्ड शुरू किया। कहा, मम्मी, सॉरी मम्मी, मुझे माफ़ कर देना। सृष्टि ने सबसे पहले अपनी माँ से माफ़ी मांगी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके जाने के बाद उसकी माँ पर क्या गुजरेगी। फिर आगे उसने मम्मी से कहा, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ मम्मी, इस घर के लोगों की सोच मैं कभी नहीं बदल सकती। शादी के इन 6 महीनों में मुझे एक पल भी चैन से नहीं जीने दिया। जैसे कि आप इस वीडियो में सृष्टि का बयान सुन सकते हैं। मतलब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। इन लोगों की सोच कभी चेंज ही नहीं हो सकती। सब सुनाते हैं शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ, मनोज। इसके बाद उसने आगे रोते हुए कहा कि ससुर जी की बीमारी और उसके जाने के बाद इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। सौरभ, सास और नरन सब मुझे मनुष्य कहते हैं। यह लोग मुझे अब शकुनी बोलते हैं, जैसे ससुर जी की जान मेरी वजह से गई हो। हर बात के लिए मुझे ताने मारे जाते हैं। कम दहेज लाने का ताना दिया जाता है। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ मम्मी, इस घर में मेरा दम घुटता है। यह लोग कभी मेरी नहीं सुनेंगे। यह 56 से 90 सेकंड का वीडियो सृष्टि ने 29 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 7 बजे अपने फ़ोन से रिकॉर्ड की थी और उसे व्हाट्सएप के जरिए अपनी माँ के फ़ोन पर सेंड कर दिया और पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान ले ली। इधर श्रीनगर में मौजूद सृष्टि की माँ ने जब सुबह करीब 7:20 पर अपना फ़ोन चेक किया और सृष्टि का वह वीडियो देखा, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वीडियो में सृष्टि रोते हुए अपनी मां से माफ़ी मांग रही थी और टॉर्चर की बात कर रही थी। घबराई हुई मां ने तुरंत ही सृष्टि के नंबर पर फ़ोन मिलाया, लेकिन उसके फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही सृष्टि के प्रति सौरभ खत्री, सास परवानी देवी और नरन चारू के नंबर पर एक के बाद एक कई कॉल्स किए। मायके वालों के अनुसार उस टाइम ससुराल पक्ष किसी भी नंबर ने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया, जिससे परिवार की टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई और उन्हें किसी अनहोनी का डर सताने लग गया। वीडियो भेजे जाने के 1 घंटे बाद सुबह लगभग 8:15 पर मायके वालों के पास देहरादून से एक फ़ोन आया। यह फ़ोन ससुराल वालों की तरफ से था, जिसमें उन्होंने सिर्फ इतनी जानकारी दी कि सृष्टि की तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग तुरंत ही देहरादून के अस्पताल पहुंचिए। यह सुनते ही पहले से ही डरी हुई माँ सीमा कंडारी और भाई रितांशु के पास सोचने का टाइम भी नहीं था। वह तुरंत ही श्रीनगर से देहरादून के लिए रवाना हो गए। श्रीनगर से देहरादून की दूरी पहाड़ी रास्तों से होते हुए करीब 110 किलोमीटर है, जिसे तय करने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगता है। सफ़र के दौरान भाई और माँ का रो के बुरा हाल हो था। लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी सृष्टि सही सलामत हो। उन्होंने रास्ते में भी ससुराल वालों को फ़ोन लगाने की कोशिश की ताकि सृष्टि का हाल जान सके, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। दोपहर के टाइम जब रितांशु और उसकी माँ होते हुए देहरादून के हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर उनका दिल बैठ गया। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही भाई रितांशु डॉक्टर से मिलने गया ताकि अपनी बहन का हाल जान सके, तो डॉक्टरों ने भारी मन से उसे वह सच बताया जिससे सुनने के लिए कोई परिवार तैयार नहीं होता। डॉक्टरों ने कहा कि सृष्टि अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही सृष्टि की मां हॉस्पिटल के फर्श पर ही बैठकर चीख पड़ी और वह बेसुध हो गई। जिस मां ने कुछ महीने पहले अपनी बेटी को हंसते खेलते विदा किया था, आज उनके सामने 25 साल के होनहार बेटी, जो खुद एक गवर्नमेंट टीचर थी, वह बेजान पड़ी हुई थी। वतांशु भी अपनी बहन को देखने के बाद खुद को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके मन में सृष्टि के ससुराल वालों के खिलाफ गुस्सा पनप चुका था। वैसे ससुराल वालों की थ्योरी को लेकर कई बड़े शक पैदा हो गए। जैसे ससुराल वालों ने फ़ोन पर कहा था कि तबीयत खराब है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि यह मामला किसी बीमारी का नहीं है, बल्कि फंदे से लटकने का है। इसके अलावा डॉक्टरों के मुताबिक सृष्टि की जो जान गई है वह हॉस्पिटल लाने से काफ़ी देर पहले ही जा चुकी थी। इससे रितांशु को यकीन हो गया कि सुबह
7:20 से लेकर 8:15 के बीच जब वह फ़ोन कर रहे थे तब सृष्टि दम तोड़ चुकी थी और ससुराल वाले पुलिस MIK वालों के खबर देने के बजाय चीज़ें संभालने में लगे हुए थे। यही वो मोड़ था जहां से दुखी परिवार ने तय किया कि वो रोकर चुप नहीं बैठे। तारीख थी 2 अगस्त साल 2026। रात के करीब 12:30 बजे के आसपास पड़ोसियों के घर से एक चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दौड़कर उस घर के पास जाते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। यह देखकर पड़ोसियों को कुछ डाउट सा होता है, इसलिए वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और जैसे ही पुलिस यहाँ पर आकर उस दरवाजे को खुलवाती है तो उन्हें सामने एक शख्स खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो खुद पुलिस को पड़ोसियों को ऊपर बने कमरे में ले जाता है। पर वहाँ का नज़ारा देखकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। लेकिन पुलिस ने वहाँ ऐसा क्या देखा था और क्या है यह पूरा केस, जानने के लिए वीडियो के एंड तक देखिए। यह केस आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस टाइप आप स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं, इस लड़की का नाम है अंकिता, जो अपने परिवार के साथ जयपुर के नंदगवार रोड पर मौजूद प्रताप नगर मोहल्ले में एक किराए के मकान पर रहा करती थी। अंकिता की उम्र करीबन 22 साल के आसपास थी और उसका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला था। लेकिन रोजगार की तलाश और बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए करीब 15 साल पहले उसके पिता विमल शर्मा, जिन्हें गांव के आसपास के लोग विमल राय भी कहते हैं, वह फिरोजाबाद छोड़कर आगरा आ गए और प्रताप नगर मोहल्ले में किराए के मकान पर अपने परिवार के साथ रह रहे थे। विमल शर्मा कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे। वह जयपुर की एक छोटी सी दुकान पर प्राइवेट नौकरी किया करते थे। वहाँ से जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था वह उससे अपना घर खर्चा चला लेते थे और तंगी के टाइम में उनकी पत्नी सीता हमेशा उनके साथ खड़ी रही। कम पैसों में भी अपने घर को अच्छे से संभाला। पति की हिम्मत बढ़ाना हो, सीता ने हमेशा एक अच्छी पत्नी का फर्ज निभाया। विमल और सीता के 2 बच्चे थे, एक बेटी अंकिता जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं और एक बेटा अंकुश। अंकिता और अंकुश सिर्फ विमल और सीता के ही बच्चे नहीं थे, बल्कि वो उस छोटे से किराए के घर की पूरी दुनिया उनकी जान और उम्मीद थे। पेरेंट्स ने अपनी हैसियत से बढ़कर दोनों बच्चों को लाड़ प्यार और परवरिश की थी। भले ही घर में पैसों की कमी थी, लेकिन विमल शर्मा ने अपनी बच्चों को पढ़ाने लिखाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी थी। खासकर अपनी बेटी अंकिता पर तो वह जान न्योछावर कर दिया करते थे और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि एक दिन वो उनका नाम रोशन करेगी और यही अंकिता का भी सपना था। ऐसा बताया जाता है कि अंकिता बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसने हमेशा अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की और ग्रेजुएशन की डिग्री अपने नाम कर ली थी। लेकिन वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो सिर्फ डिग्री लेकर घर बैठ जाए और फिर अपनी शादी का इंतजार करे। अंकिता अपनी ज़िंदगी में पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। वह खुद कमाना चाहती थी ताकि उसे कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसलिए ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद अंकिता ने पूरी लगन और शिद्दत के साथ रेलवे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दी। वह दिन रात किताबों में डूबी रहती थी ताकि उसे अच्छी नौकरी मिल जाए और अपने छोटे से परिवार के किराए के मकान से निकालकर एक बेहतर ज़िंदगी दे सके। पेरेंट्स भी उसकी इस मेहनत को देखकर बहुत ही प्राउड फील किया करते थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी होनहार बेटी एक दिन गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ही लेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता पढ़ाई में अच्छी होने के साथ साथ बेहद हंसमुख भी थी, यानी कि नेचर की काफ़ी अच्छी थी। उसका बिहेवियर ऐसा था कि वह जब भी किसी से मिलती तो उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान होती थी। वो अपने छोटे भाई अंकुश के साथ हंसी मजाक किया करती थी और अपनी माँ सीता के कामों में उनके हाथ बटाया करती थी। अंकिता के दिल में जितना प्यार अपने परिवार के लिए था, उतना ही खास एक जगह और शख्स के लिए थी जिसका नाम था अमित। अमित मूल रूप से आगरा के जैदपुर थाना क्षेत्र के अंडर में आने वाली नेटोली गांव का रहने वाला था और उसके और अंकिता के बीच की दूरी महज 6 किलोमीटर थी। आपको बता दूं, अमित फिलहाल भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP में एक सोल्जर के रूप में तैनात है और उसकी मुलाकात अंकिता से करीब 2 या 3 साल पहले कॉलेज में हुई, ऐसा बताया जाता है। दोनों हम उम्र थे और अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते थे। इसी वजह से शुरुआती मुलाकात में वही एक दूसरे के काफ़ी इम्प्रेस हो गए। अंकिता जहां रेलवे और बाकी सरकारी नौकरियों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी, वहीं अमित भी फौज में भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। इस पढ़ाई और तैयारी के सफ़र के दौरान दोनों के बीच बातचीत काफ़ी बढ़ गई। अब क्योंकि उनके घरों के बीच की दूरी महज 6 किलोमीटर थी, इसलिए कॉलेज के अलावा भी उनका मिलना जुलना आसान हो गया। दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना इतना ज़्यादा पसंद आने लगा कि वह अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी बात आपस में शेयर करने लग गए। कुछ टाइम के बाद अमित की कड़ी मेहनत रंग लाई और उसका सिलेक्शन ITBP के में
सोल्जर हो गया। उसकी कामयाबी पर जो लड़की सबसे ज़्यादा खुश थी वह अंकिता ही थी। अमित के सोल्जर बनने के बाद इन दोनों का रिश्ता दोस्ती की सीमा को पार करके एक सीरियस रिलेशनशिप में बदल गया और उन्हें तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए वह ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह वक्त आगे बढ़ता रहा और उनके एक रिलेशनशिप को 3 साल बीत गए। 3 साल बाद अंकिता और अमित ने शादी करने का फैसला किया। एक दिन अंकिता ने पूरी हिम्मत जुटाई और अपने पेरेंट्स को अमित के बारे में सब कुछ बता दिया। उसे लगा था कि अमित आर्मी में है और उसकी सरकारी नौकरी देखकर घर वाले खुश हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जैसे ही अंकिता ने अपने दिल की बात घर पर बताई, उसके पेरेंट्स के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बिना अमित की काबिलियत या उसके सोल्जर होने की परवाह किए इस रिश्ते को साफ इनकार कर दिया। विमल शर्मा अपनी बेटी की लव मैरिज के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अंकिता से कह दिया कि वह अमित से दूरी बना ले और अपने रिश्ते को उसे ख़त्म कर दे, क्योंकि वह इन दोनों की शादी कभी नहीं होने देंगे। अगर किसी को पता चल गया कि अंकिता ने अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर चुना है तो समाज में उनकी नाक कट जाएगी। पर अंकिता ने भी फैसला कर लिया था कि वह अंकित शादी करेगी तो अमित से ही करेगी, वरना नहीं करेगी। अंकिता ने अमित को जब अपने घर वालों के फैसले के बारे में बताया तो वो भी समझ गया कि इन दोनों की शादी के लिए अंकिता का परिवार कभी राजी नहीं होगा। इसलिए इन दोनों ने पूरी मैच्योरिटी दिखाई, अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हुए चुपचाप कानूनी रूप से कोर्ट मैरिज करने की ठानी। अमित ने अपनी ड्यूटी से कुछ दिन पहले छुट्टी ली और आगरा आ गया। यहाँ उनके वकील के जरिए कोर्ट मैरिज के लिए जरूरी सभी डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करवा लिए थे। फिर 23 फरवरी 2026 को अंकिता रोज की तरह पढ़ाई के लिए या किसी बहाने से घर से निकली और सीधे तय किए हुए जगह पर पहुंच गई, जहां अमित उसका वेट कर रहा था। दोनों कोर्ट पहुंचे और वहां गवाहों की मौजूदगी में मैरिज रजिस्टर के सामने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में एक्सपेक्ट करते हुए डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते हैं। अब शादी तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन दोनों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अब आगे क्या किया जाए। अमित चाहता था कि अंकिता तुरंत ही उसके साथ घर चले ताकि वह अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके, लेकिन अंकिता अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि समाज में उसकी बदनामी हो, इसलिए उसने वापस अपने घर पर जाने का फैसला किया और अमित को वापस उसकी ड्यूटी पर भेज दिया। अंकिता जब अपने घर पर वापस आ गई और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करने लगी। उसने घर में किसी से कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ अमित अपनी ड्यूटी पर लौट गया था, लेकिन वो अंकिता से शादी करके बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड था। वो अपनी इस खुशी को छुपा नहीं पाया और अपनी ड्यूटी पर पहुंचकर उसने अंकिता के साथ हुई शादी की कुछ फ़ोटोज़ अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दी। अमित ने यह सोचते हुए फ़ोटो डाली कि यह तो सिर्फ उसके दोस्त के लिए ही है, लेकिन वो यह भूल गया कि सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ छुपाना आसान नहीं होता। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई चलाता है। अंकिता के पड़ोस में रहने वाले कुछ पड़ोसियों के पास अमित की फेसबुक प्रोफाइल जुड़ी हुई थी। जैसे ही अमित ने शादी की तस्वीरें डाली तो पड़ोसियों की नज़र उन तस्वीरों पर पड़ गई। फोटो को देखते ही पूरे मोहल्ले में गिफ्ट्स शुरू हो गई थी। लोगों कहने लगे कि अंकिता ने तो चुपचाप शादी कर ली। यह बात फैलते फैलते अंकिता के पिता विमल शर्मा तक पहुंच गई और एक पड़ोसियों ने उन्हें बुलाकर अपने मोबाइल में अमित की वह फेसबुक पोस्ट भी दिखा दी। फोटो देखते ही विमल शर्मा के होश उड़ गए। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा कि जिस बेटी से वह इतना प्यार करते हैं उसने उन्हें धोखा देकर चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली। वह गुस्से में घर लौटे और अंकिता से पूछताछ करने लगे। अब क्योंकि अंकिता के पास सच छुपाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपने पिता से कह दिया कि हाँ, उसने अमित से शादी कर ली है और वह उसी के साथ अपना घर आगे बसाना चाहती है। यह सुनकर विमल शर्मा बहुत ज़्यादा बौखला गए। उनके लिए सिर्फ यह अंकिता की जिद नहीं थी, बल्कि समाज में उनके मान सम्मान और इज्जत का सवाल था। इसलिए विमल शर्मा ने अंकिता से कह दिया कि वह शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने अंकिता को डराने, धमकाने और समझाने की हर पॉसिबल कोशिश की कि वह अमित का साथ छोड़ दे। विमल शर्मा ने भारी दबाव के बावजूद अंकिता अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अमित उसका पति है और वह उसके साथ नहीं छोड़ सकती। अंकिता से इस तरह की बात सुनकर विमल शर्मा को एहसास हो गया है कि बातों से अंकिता का मन बदलना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया। अंकिता का फ़ोन तुरंत ही उसने छीन लिया ताकि वह अमित से कोई कांटेक्ट ना कर सके। विमल शर्मा ने अंकिता का घर से बाहर निकलना भी पूरी तरह से बंद कर दिया और घर पर बाकी मेंबर्स को उस पर 24 घंटे की नज़र रखने की सख्त हिदायत दे दी। पर अंकिता किसी भी हाल में अमित को भूलने के लिए रेडी नहीं थी, जिसके चलते विमल शर्मा और अंकिता के बीच रोज के लड़ाई झगड़े होने लग गए। विमल शर्मा चाहते थे कि बेटी किसी तरह मान जाए, लेकिन अंकिता अपनी जिद पर अड़ी हुई थी।
वो उनकी बात सुनने की और समझने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। विमल शर्मा के मुताबिक अब उनके पास अपनी इज्जत बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए विमल शर्मा ने ही अपनी बेटी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी और रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी पत्नी सीता को भी शामिल कर लिया ताकि दोनों मिलकर अंकिता को आसानी से काबू कर सके। अब घर में सिर्फ उनका बेटा अंकुश बचा था। विमल जानते थे कि अंकुश अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और वह उनके रास्ते के बीच में आ सकता है या फिर उन्हें रोकने की कोशिश कर सकता है। इसलिए विमल शर्मा ने 2 अगस्त के दिन ही अंकुश को उसके एक दोस्त के घर पर भेज दिया और अगले दिन आने को कहा। पेरेंट्स के प्लान से अनजान अंकुश भी अपने दोस्त के घर चला गया। रात को विमल, उनकी पत्नी और अंकिता ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अंकिता को अगले दिन रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना था, इसलिए वह जल्दी सो गई। करीब रात 12:30 बजे के आसपास जब वह गहरी नींद में सो रही थी तब सीता और विमल दोनों उसके कमरे में दबे पांव घुसे। उन्होंने सोती हुई अंकिता पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से अंकिता हड़बड़ाकर जाग गई और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगी, पर विमल शर्मा कुछ भी सुनने समझने की तैयारी में नहीं थे। आज इस शख्स ने अपनी ही बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट करना शुरू कर दी, जिसके चलते अंकिता जोर जोर से चिल्लाने लगी। बेटी की चीख सुनकर पेरेंट्स घबरा गए कि कहीं आवाज़ बाहर न चली जाए। सीता तुरंत ही अंकिता के दोनों हाथ पैर पकड़कर उसके ऊपर बैठ गई। अंकिता ने खुद को छुड़ाने के लिए बिस्तर से उठने की कोशिश की और अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद में दूसरी बार बहुत तेज चीखी। अंकिता की दूसरी बार चीखते ही सीता ने कपड़े से अंकिता का मुंह पूरी ताकत से दबा दिया ताकि उसकी आवाज़ पूरी तरह बंद हो जाए। अब अंकिता हिल भी नहीं पा रही थी। उसे पूरी तरह लाचार पाकर विमल शर्मा ने अंकिता के ही दुपट्टे को गले में कसकर पूरी ताकत से खींच दिया। कुछ ही मिनटों में दम घुटने की वजह से इन दोनों की बेटी अंकिता वहीं तड़पते हुए शांत हो गई। इधर सन्नाटे में अंकिता की जो 2 चीखें बाहर आई थी उन्होंने पड़ोसियों ने सुन लिया था। अनहोनी का शक होते ही पड़ोसियों ने विमल शर्मा के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाते ही विमल शर्मा ने घबराकर घर की सारी लाइटें बंद कर दी और अपनी पत्नी सीता को पीछे के रास्ते भगा दिया। जिसके बाद पड़ोसियों ने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया और उन्होंने तुरंत ही यहाँ पर आने के लिए कहा। खबर मिलते ही पुलिस की गाड़ी तुरंत ही विमल शर्मा के घर पहुँच गई, जहाँ पर दरवाज़ा अंदर से बंद था और घर पूरी तरह अंधेरे में था। पुलिस ने जब दरवाज़ा खटखटाया तो विमल शर्मा ने दरवाज़ा खोल दिया और पुलिस ने उसने चीखने चिल्लाने की आवाज़ के बारे में पूछा। यह सुनते ही विमल शर्मा घबरा गए और पुलिस और पड़ोसियों को छत पर बने कमरे में ले गए, जहाँ तख्त पर अंकिता की बॉडी पड़ी हुई थी। उसके गले में दुपट्टा बुरी तरह से कसा हुआ था और वह दम तोड़ चुकी थी। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए विमल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और अंकिता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में डॉक्टर ने खुलासा किया कि अंकिता की जो जान गई है वह गला घोटने की वजह से ही गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 10 फरवरी साल 2026। गौरी नाम की एक महिला अपने ससुर के पास फ़ोन करते हुए और रोते हुए उनसे कहती है कि यह अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर ससुर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वह समझ चुके थे कि गौरी यहाँ पर उनके बेटे की बात कर रही है। अब क्योंकि उनका घर कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर था, इसलिए वह अपने कुछ रिश्तेदारों को फ़ौरन ही अपने बेटे के घर जाने के लिए कहते हैं, जो घर के अंदर जाते ही देखते हैं कि उनके बेटे की जो बॉडी है वो पंखे से लटकी हुई है, जबकि गौरी एक कोने में बैठकर रो रही है। लेकिन जैसा सब कुछ दिख रहा है, वाकई में क्या ऐसा ही है? यह कहानी कुछ परतें खुलना अभी बाकी है। आइए शुरू करते हैं सब कुछ। इस टाइम जो स्क्रीन पर आप इमेज देख रहे हैं, यह है लवकेश तोमार, जो अपने परिवार के साथ आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के लोधई गांव में रहा करते थे। लवकेश की उम्र करीब 25 से 26 साल के आसपास थी और वह पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन था, जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। लवकेश के परिवार में उसके पिता सुरेंद्र चंद तोमार घर के मुखिया थे, जिनकी बात फैमिली में हर मेंबर मानता था, क्योंकि वह घर के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फैसले लेते थे। जबकि लवकेश की माँ मुन्नी देवी एक हाउसवाइफ थी, जिन्होंने अपने 6 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। दरअसल लवकेश की 5 बहनें हैं, जिसमें से कुछ की शादी हो चुकी है, जबकि कुछ अभी कुंवारी हैं। लेकिन सभी अपने इकलौते भाई से बहुत प्यार करती है, और जो घर में पेरेंट्स की आंखों का तारा तो था ही, साथ ही बहनें भी लवकेश पर अपनी जान न्यौछावर करती थी। पूरे परिवार में लवकेश सभी को बहुत लाडला था, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पिता की मदद करता था, ताकि घर का खर्च और बहनों की शादी अच्छे से हो सके। वो बहुत ही सीधा साधा और शांत किस्म का व्यक्ति था, जो पूरे दिन अपनी दुकान पर बिजी रहता था
और घर आने के बाद परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। पूरे गांव में लवकेश की इमेज एक मिलनसार इंसान के रूप में थी। उसका किसी से भी कोई झगड़ा या विवाद नहीं रहा, जिस वजह से हर कोई लवकेश के लिए उसके लिए लड़की ढूंढना अब शुरू कर दिया था। और उन्हें अपने इकलौते बेटे के लिए राजस्थान के धौलपुर जिले की रहने वाली गौरी नाम की एक लड़की भी पसंद आ गई थी, जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन घर में सभी के अच्छी तरीके से वह जानती थी। साथ ही स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में भी वह काफ़ी माहिर थी। खैर, गौरी और लवकेश के परिवारों ने एक दूसरे से बातचीत की और दोनों की राजामंदी से इनका रिश्ता तय कर दिया गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। लवकेश की बहनें घर में भाभी के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। उन्हें भाई की शादी की हर रस्म जैसे हल्दी, मेहंदी और गुड़ चट्टी बहुत ही चाव से की, यानी कि बहुत ज़्यादा मन से की। और साल 2021 में लवकेश बारात लेकर गौरी के घर पहुंच गया। उसकी बारात बहुत धूमधाम से गई, जिसमें पति सुरेश चंद्र ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। और जब गौरी दुल्हन के लिबास में लवकुश के सामने आई, उसका दिल मानो उसको देख के जैसे ठहर सा गया हो। वो उसे बहुत अच्छी लगी। दोनों ने हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक शादी की, सभी रस्में अदा की और गौरी अपने परिवार से विदा लेकर लवकेश के घर आ गई, जहां उसका वेलकम बहुत अच्छे से किया गया। सब बहुत खुश थे। शादी के कुछ दिनों तक दोनों पति पत्नी साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन फिर लवकेश अपने काम में बिजी हो जाता और गौरी भी घर के काम काजों को संभालने लग जाती। वो धीरे धीरे हर किसी के दिल में अपने लिए जगह बना लेती है और शादी के कुछ टाइम बाद एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम रखा जाता है कन्हैया। कन्हैया के आने की खुशी में सुरेश चंद्र के घर में बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि उनके घर में काफ़ी सालों के बाद किसी बच्चे की किलकारियाँ गूंजी थी। दादा बनने के बाद तो उनकी खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। वहीं लवकेश की माँ का भी यही हाल था और इन दोनों से भी ज़्यादा खुश अगर कोई था तो वो लवकेश, जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और दिन भर इलेक्ट्रिशियन का काम करके वो जो भी कमाता ना, उसका बड़ा हिस्सा अपने बेटे की ज़रूरतों और उसके भविष्य के लिए सहेज कर रखता था। बच्चे के आने के बाद लवकेश की ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। वो एक जिम्मेदार पिता बन गया था। उसे उम्मीद थी कि बच्चा बड़ा होकर परिवार का सहारा बनेगा और परिवार का नाम रोशन करेगा। साथ ही लवकेश ने अब अपनी फैमिली से कुछ किलोमीटर दूर पर ही एक घर भी ले लिया, जहाँ पर वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहा करता था। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 10 फरवरी साल 2026 की सुबह करीब 6:30 बजे गौरी अपने ससुर यानी सुरेश चंद्र को फ़ोन करती है और सुबह सुबह अचानक बहू का फ़ोन देकर सुरेश चंद्र भी घबरा जाते हैं। और जब फ़ोन उठाकर बात करते हैं तब उन्हें गौरी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, सब कुछ ठीक तो है। तो इस पर गौरी लगातार रोती रहती है। यह देखकर सुरेश चंद्र उसे दिलासा देते हुए पूरी बात बताने के लिए कहते हैं। तब गौरी उनसे कहती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही सुरेश चंद्र वो यह वाली बात सुनते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जिसकी बात हो रही है वो और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा लवकेश है। वो फ़ौरन अपने करीबी रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं जो लवकेश के घर के पास ही रहते थे। वो उनसे रोते हुए कहते हैं कि जल्द से लवकेश के घर पर जाओ और देखो कि वहाँ पर क्या हुआ है। सुरेश चंद्र की बात मानकर रिश्तेदार लवकेश के घर पहुँचते हैं और जब वो अंदर जाते हैं ना तो उन्हें गौरी कोने में बैठी हुई दिखाई देती है, जो फूट फूट कर रो रही है और लवकेश की जो बॉडी है वो पंखे से लटकी हुई है। इसे देखकर हर किसी का दिल कांप उठता है। इतने में यहाँ पर सुरेश चंद्र भी अपनी फैमिली को लेकर आ जाते हैं और बेटे को देखने के बाद उनको भी यकीन नहीं होता। उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उनका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। सुरेश चंद्र और मुन्नी देवी अपने सहारा छीनने के गम में बिल्कुल सुध-बुध खो बैठते थे। उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। वहीं लवकेश का 3 साल का बेटा कन्हैया यह भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके पापा के संग क्या हुआ है। वो बहुत छोटा था और घर में सब क्यों रो रहे हैं। जैसे जैसे बाकी गांव वालों और रिश्तेदारों को खबर मिलती जा रही थी, सभी लवकेश के घर एक एक करके आना शुरू कर देते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा कदम लवकेश ने क्यों उठाया था, जबकि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। गौरी से रिश्तेदार पूछते हैं कि रात को उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। इस पर वो ना का जवाब देती है और बताती है कि लवकेश पिछले कुछ वक्त से किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, काफ़ी परेशान भी रहते थे। उसे शायद काम या पैसों को लेकर कोई दिक्कत थी, जिस वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। गौरी रोते हुए आगे कहती है कि रात को जब हम सोए थे तब सब कुछ ठीक था, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ था कि लवकेश ने ऐसा कदम उठा लिया और गौरी को भनक तक नहीं लगी। खैर, अब सुरेश चंद्र अपने बेटे को पंखे से उतारते हैं और गौरी की बात पर ट्रस्ट कर लेते हैं और
अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद लवकेश का 3 साल का मासूम बेटा अपने पति को मुख अग्नि देता है और उसे आखिरी बार देखता है। घर आने के बाद सुरेश चंद्र भी सभी रिश्तेदारी से कहते हैं कि आज ये यहीं पर रुक जाए, क्योंकि कल वो लवकेश की आत्मा की शांति के लिए हवन करने वाला है, इसलिए कोई भी अपने घर पर ना जाए। साथ ही एक रिश्तेदार के जरिए पूरे गांव में ये खबर देने के लिए कहते हैं ताकि कल सभी यहाँ पर जमा हो जाएं। पूरी रात इसी तरह गुजर जाती है और अगले दिन यानी 11 फरवरी को हवन शुरू हो जाता है। इस दौरान गांव की महिला गौरी के घर आती है और उसे दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका बेटा कन्हैया लवकेश को याद करके लगातार रो रहा था, जिसे गौरी चिल्लाकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, यह बात वहाँ बैठे लोगों को काफ़ी अजीब लगती है। वहीं लवकेश की बहनें भी गौर करती है कि सबके सामने तो गौरी बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन जैसे ही वो अकेले में होती है या कमरे में जाती है तो उसका रोना अचानक से बंद हो जाता है। उसके चेहरे पर वो दुख नहीं दिखा जो पति को होने वाली पत्नी के चेहरे पर होना चाहिए। इतना ही नहीं, वो ये बात भी नोटिस करती है कि लवकेश के अंतिम संस्कार के कुछ घंटों बाद ही गौरी चुप चुप कर किसी से फ़ोन पर लंबी लंबी बातें कर रही थी। एक विधवा जिसका पति आप सोचिए अभी मरा हो, वो फ़ोन पर इतना बिजी कैसे हो सकती है। यह बात बहनों के साथ साथ बाकी लोगों को भी काफ़ी अजीब लगती है। इसके अलावा लवकेश के पिता ने जब अपने बेटे की बॉडी को पंखे से उतारा था, तब उन्हें देखा था कि उसके पैर ज़मीन पर टच हो रहे थे। जी हाँ, हालांकि उस टाइम वह इतने सदमे में थे कि इस बात को कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन 2 दिन बाद जब वो लवकेश को याद कर रहे थे तब उन्होंने उसके पैरों को ख्याल आया, क्योंकि अगर किसी शख्स के पैर ज़मीन से टच हो रहे हैं तो यह पॉसिबल ही नहीं है कि वो गले में फंदा डालकर अपनी जान दे सके। और यह बात सुरेश चंद्र भी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वह अपने करीबी से इस बात का जिक्र करते हैं और वह जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें भी कुछ डाउट सा होता है। इसलिए वह सबसे पहले गौरी को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि आखिरी टाइम वह ही लवकेश के साथ में थी। वो उसे बैठाकर पूछते हैं कि सच सच बताओ उस रात में क्या हुआ था। इस पर गौरी फिर से वही सब कुछ दोहराती है कि लवकेश बहुत दिनों से परेशान थे, उन्हें पैसों की दिक्कत थी, इसलिए शायद उन्होंने यह स्टेप उठा लिया है। लेकिन इस बार गौरी की आवाज़ में कुछ घबराहट थी, जिस वजह से सभी को पता चल जाता है कि यह झूठ बोल रही है। वहीं उस पर शक करने की एक और वजह यह भी थी कि जिस कमरे में लवकेश ने अपनी जान दी थी वहीं गौरी भी सो रही थी। तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इस बात की उसे भनक तक नहीं लगी कि उसका पति चला गया, इतना बड़ा स्टेप ले लिया और वो आराम से सोती रही। जब घर वालों ने पोस्टमार्टम कराना और पुलिस को कॉल करने की बात कही तब भी गौरी ने मना कर दिया। उसने कहा कि पुलिस आएगी तो चीरफाड़ करेगी, बदनामी होगी, समाज में जो हमारी इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। बार बार लोक लाज का वास्ता देकर परिवार को इमोशनल करती है। अब क्योंकि हिंदू रीति रिवाजों में आमतौर पर परिवार के करीबी मेंबर्स के आने का इंतजार किया जाता है, लेकिन गौरी चाहती थी कि सूरज ढलने से पहले या जितना जल्दी हो सके अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उसने रो रो कर घर वालों को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने बिना किसी कानूनी कार्रवाई या डॉक्टरी जांच के लवकेश की बॉडी को शमशान घाट लेकर चला दिया। हालांकि अगर उसे लवकेश से प्यार होता, उसके जाने का जरा भी दुख होता, तो वह उसकी जाने की वजह जानने की कोशिश करती ना कि किस तरह से जल्दीबाजी करके ट्राई करती। इसलिए बहनों से लेकर ससुर और अब तो करीबियों को भी गौरी पर डाउट होने लगता है। वो उससे पूछताछ भी करते हैं, लेकिन जब गौरी कुछ नहीं बताती तो एक महिला उससे कहती है कि अब तो पुलिस ही आकर तुमसे सब कुछ पूछेगी, इससे अच्छा है कि तुम हमें सब कुछ बता दो। पुलिस का नाम सुनकर गौरी डर जाती है और वह एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। गौरी सभी के सामने कबूल करती है कि हाँ, उसी ने अपने पति यानी लवकेश की जान ली है, लेकिन वो इसमें अकेले शामिल नहीं है, बल्कि सुंदर भी उसके साथ था। दरअसल सुंदर लवकेश का सगा चचेरा भाई है, जिसकी उम्र करीब 22 साल से 24 साल के आसपास है। वो अक्सर लवकेश के घर आता जाता था और जब भी लवकेश काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाता तो सुंदर ही गौरी का काम करता था। वो उसे मार्केट ले जाता था और जो गौरी कहती थी वही वो करता था, जबकि लवकेश भी उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था और गौरी को सुंदर के साथ बिना किसी झिझक के जाने के लिए कह देता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सुंदर और गौरी के बीच अब प्यार पनपने लगा है। वह दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि गौरी को अब लवकेश बुरा लगने लगता है। वो उससे बातचीत करना भी कम कर देती है, जबकि सुंदर के करीब आ जाती है
इनका रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ जाता है। गौरी हर रोज़ सुंदर को फ़ोन पर घंटों बातें किया करती थी, जिस वजह से सुंदर की माँ को भी डाउट होने लगता है कि उनका बेटा किससे अफेयर चला रखा है। इसलिए वो अक्सर पूछती है कि तुम इतनी लंबी लंबी बातें किससे करते हो। इस पर सुंदर कोई ना कोई बहाना बना दिया करता था और उनसे यह कहकर बाहर निकल जाता था कि आप मुझे हमेशा टोकती रहती है, मुझे अपने दोस्त से भी बात नहीं करने देती। पर वह जानना चाहती थी कि सुंदर गौरी से बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने बदनामी के डर से कभी किसी से कुछ नहीं कहा। खैर, अब तारीख आती है 9 फरवरी। उस दिन चॉकलेट डे था। गौरी सुंदर के पास फ़ोन करके उसे अपने घर बुलाती है ताकि दोनों साथ में इस दिन को मना सकें। इस पर सुंदर कुछ टाइम के बाद आने को कहता है क्योंकि वह अभी काम में बिजी था। लेकिन थोड़ी देर बाद वह जब घर नहीं आता तो गौरी उसे दोबारा से फ़ोन करती है और उससे कहती है कि वो जल्दी आए क्योंकि लवकेश के घर आने का टाइम हो जाएगा। गौरी के कहने पर अब सुंदर भी घर पहुंच जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ इतना खो जाते हैं कि उन्होंने टाइम का ही पता नहीं चलता। इधर लवकेश जो रात में अक्सर देर से घर आता था, वो आज थोड़ी जल्दी घर आ जाता है और देखता है कि गौरी और सुंदर आपत्तिजनक हालत में है। यह नज़ारा देखकर लवकेश के पैरों तरह ज़मीन खिसक जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि जिस भाई पर वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता था, आखिर वही उसे धोखा दे रहा था, उसकी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। वहीं जब गौरी और सुंदर लवकेश को सामने देखते हैं तो वो अपनी सफाई देने लग जाते हैं। पर लवकेश सुंदर से कहता है कि उसे इन दोनों से यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि यह दोनों ऐसी हरकत भी कर सकते हैं। लवकेश यह बात सुंदर के पिता को बताने के लिए कहता है, जिस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे कस के पकड़ लेता है। जिसके बाद गौरी एक तकिया उठाती है और उसे लवकेश के चेहरे पर रख देती है। दोनों उस तकिए को तब तक दबाए रखते हैं जब तक लवकेश की जान नहीं चली जाती। कुछ ही देर में उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और उसकी जान चली जाती है। गौरी और सुंदर ने लवकेश को मार दिया था, लेकिन उसकी बॉडी को ठिकाने कहाँ लगाया है यह बात समझ में नहीं आ रही थी। तब गौरी के दिमाग में एक ख्याल आता है। वह सुंदर से कहती है कि क्यों ना इस बॉडी को पंखे से लटका कर ऐसा दिखाने की कोशिश करें कि लवकेश ने अपनी जान खुद ही ले ली है। सुंदर को भी यह आइडिया पसंद आता है, इसलिए दोनों मिलकर गौरी की एक साड़ी का फंदा बनाकर लवकेश के गले में डाल देते हैं और फिर उसे पंखे से लटका देते हैं। इस काम को करने में उन्हें रात के करीब 3 बज जाते हैं, जिसके बाद सुंदर अपने घर के लिए निकल जाता है, जबकि गौरी सारे सबूत मिटा देती है और वहीं सो जाती है। जिसके बाद वह करीब 6:30 बजे के आसपास अपने ससुर को फ़ोन करती है और रोने का नाटक करके उनसे कहती है कि यह अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर आते हैं और गौरी की कहानी पर यकीन करके बिना पोस्टमार्टम के ही लवकेश की बॉडी का अंतिम संस्कार करा देते हैं। लेकिन अब सच्चाई सबके सामने थी, जिसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस गौरी से पूछताछ करती है, जैसे कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं कि किस तरह पुलिस गौरी के एक से बाद एक सवाल पूछ रही है। आपको बता दें किस चीज़ से तुम्हें मारा, तकिए से, कहाँ है तकिया, कौन तकिया, उठा के दो, कौन सी वाली, किसने ही मारा, हाँ गला दबा कर मारा, मतलब ये सब था। फिलहाल सुंदर और गौरी दोनों जेल में हैं क्योंकि परिवार ने बिना पोस्टमार्टम के ही बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया था। इसलिए पुलिस डिजिटल सबूतों जैसे मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और आरोपियों के कबूलनामों के आधार पर इस केस को मजबूत कर रही है ताकि उन्हें कड़ी से सज़ा मिल सके। वैसे आप मुझे बताइए, इस केस को जानने के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सुंदर को और गौरी को क्या सज़ा दी जानी चाहिए? आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।